हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र को देख रहे थे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 जो विकास है तथा अध्याय 2 जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तथा इस पर हम इम्पोर्टेंट नोट्स भी दे चुके हैं। आज हम लोगों को अर्थशास्त्र के अध्याय 3 को देखना है। अध्याय 3 को देखना है तथा अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। यह अध्याय अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस लेसन से बहुविकल्पी के एक क्वेश्चन तथा एक या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस लेसन से 7 नंबर का काम होगा और यदि एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस लेसन से 5 नंबर का काम हो जाता है। ये देखिए, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग संभावना बताते हैं कि इस लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस लेसन को हम प्रारंभ करते हैं विनिमय से। विनिमय विनिमय क्या है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं तथा इसके साथ कई प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो विनिमय क्या है? विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की अदला बदली किया जाता है। अब विनिमय के अंतर्गत देखिए, ये सिंपल तरीके से हम लोगों को समझना है क्योंकि ये 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विनिमय को परिभाषित किया जाता है, चाहे मुद्रा को परिभाषित किया जाता है, उस रूप में हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को क्या है, विनिमय को साधारण रूप से समझना है कि आखिर विनिमय क्या है। तो विनिमय के अंतर्गत क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि विनिमय क्या है, एक ऐसी प्रणाली है, सिस्टम है, कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत होता क्या है, वस्तुओं की अदला बदली किया जाता है। तो यह विनिमय के विषय में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। विनिमय में वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप में अदला बदली होता है। अब देखिए, यहां पर जो एक वस्तु है उसकी अदला बदली किससे, किसी दूसरे वस्तु से किया जाता है। यहां पर क्रय विक्रय नहीं होता है, यानी विनिमय क्या है, क्रय विक्रय नहीं है, क्योंकि क्रय विक्रय के अंतर्गत एक मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता होता है और यही कारण है कि यह क्या है, विनिमय है। इसके अंतर्गत जो होता है, यानी कह सकते हैं कि विनिमय क्रय विक्रय नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत एक और चीज हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तुओं की अदला बदली होता है। इसीलिए इस विनिमय को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं।
जानते हैं। प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं था तो भाई अपनी आवश्यकता तथा उपयोगिता की पूर्ति लोग कैसे करते थे? यह तो बात नहीं है कि जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उसका उत्पादन एक व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी वस्तु और सेवाओं का प्रयोग कर सकता है उसका उत्पादन स्वयं कर लेता हो, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज का उत्पादन वह करता होगा और किसी दूसरे चीज के उत्पादन कोई दूसरा व्यक्ति करता होगा, और मध्यवर्ती माध्यम यानी मुद्रा का प्रचलन प्राचीन काल में नहीं था। तो अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के लिए कैसे लोग इसको पूरा करते थे? तो इसको पूरा करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली उपलब्ध थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उपलब्ध थी। हालांकि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली की यदि बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह देखने को मिलता था कि नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे कुंभकार हो, ये लोग क्या कहें, कुंभकार उत्पादन करता था, नाई तथा धोबी क्या करते थे, सेवा बेचते थे, और उनके सेवा के बदले वहाँ पर क्या दिया जाता था, कुछ न कुछ अनाज दे दिया जाता था। हम लोग देखते थे कि जो कुंभकार है, कुंभकार मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता था, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था कि वह जो मिट्टी का बर्तन है लोग अनाज देकर के मिट्टी के बर्तन को ले लेते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की यदि बात करें तो यह वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से इसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो विनिमय प्रणाली है, जो हम विनिमय प्रणाली को हम समझ लिए तो यहाँ से कई क्वेश्चन उत्पन्न होता है। नंबर 1 तो यह उत्पन्न होता है कि विनिमय प्रणाली क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विनिमय प्रणाली को अभी हम चर्चा जो कर रहे थे वही विनिमय प्रणाली है। अगर उदाहरण की बात करें तो जूता के बदले गेहूं। अब यहां पर देखिए ये प्रत्यक्ष कैसे है, यहां जूता के बदले क्या लिया जा रहा है, गेहूं, या गेहूं के बदले क्या लिया जा रहा है, जूता लिया जा रहा है, और इसीलिए ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रणाली है। तो इसे हम लोग विनिमय कहते हैं। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इससे बनता है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि यहां पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न पर मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि विनिमय प्रणाली क्या है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिलेगा। तो हम लोग नंबर 1 बात करते हैं कि आवश्यकता का दोहरा सिद्धांत, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है। ये विनिमय से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि विनिमय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और ये विनिमय का उदाहरण भी यहां से बन जाएगा। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स होता है। वांट्स यानी डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स कहा जाता है, इसको आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने यह देखा कि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप में अदला बदली होता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या किस चीज की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता है उसी प्रकार के
आवश्यकता योग्य व्यक्ति को खोजना पड़ता है, तभी विनिमय हो सकता है, अन्यथा विनिमय नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि नंबर 1, एक व्यक्ति है, वह जूता से गेहूं लेना चाहता है, तथा दूसरे यदि व्यक्ति की बात करें तो वह गेहूं से जूता लेना चाहता है। जूता लेना चाहता है, लेकिन यह संजोग ही है। संजोग यह है कि जो पहला व्यक्ति है उसको क्या चाहिए, वह जूते को बेच करके गेहूं लेना चाहता है। उसको कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी? ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगा जो कि गेहूं, नंबर 1 की वह गेहूं क्या करता होगा, बेचना चाहता होगा, यानी पहली आवश्यकता यहां पर हो। तथा दूसरी आवश्यकता यह है कि वह क्या करना चाहता हो, जूता खरीदना चाहता हो, तभी यहां पर विनिमय हो सकता है, तभी यहां पर विनिमय हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो पहला व्यक्ति है वह जूता से गेहूं लेना चाहता है, तथा दूसरा ऐसा व्यक्ति उसको विनिमय करने के लिए चाहिए जो कि गेहूं से जूता लेना चाहता हो, तभी यह पहले व्यक्ति क्या कर सकता है, विनिमय कर सकता है। और सच पूछिए तो यह दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, विनिमय कर सकता है। और तभी यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहां पर दोहरा संयोग कैसे बन रहा है, तो नंबर 1 संयोग यह बन रहा है कि पहले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि गेहूं बेचना चाहता हो, नंबर 1, तथा यह भी आवश्यक है कि वह न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि उसे गेहूं के बदले जूते की आवश्यकता है, गेहूं के बदले जूते की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहां पर 2 संयोग उत्पन्न होता है। यानी 2 संयोग क्या उत्पन्न होता है, तो अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो व्यक्ति को, यानी पहले व्यक्ति को विनिमय करने के लिए क्या आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति हो जो गेहूं बेचना चाहता है, नंबर 1, यह नंबर 1 संयोग है। और नंबर 2 संयोग यह है कि वह गेहूं के बदले जूता लेना चाहता हो। यहां पर क्या बन रहा है, दोहरा संयोग बन रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है, यानी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहा जाता है। अब यहां पर विनिमय तभी हो सकता है जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है। यह पहले व्यक्ति के संबंध में लागू होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के संबंध में वह भी विनिमय करना चाहता है, तो उसके संबंध में भी यही चीज लागू होगा। कैसे लागू होगा कि उसे किस व्यक्ति की तलाश होगी, ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जो कि जूता बेचना चाहता हो, और जूता किस बेचना चाहता हो और वह खरीदना क्या चाहता हो, गेहूं खरीदना चाहता हो, तभी यहां पर विनिमय हो सकता है, अन्यथा विनिमय नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। अब यहां पर मुद्रा क्या करती है, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करती है। मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करती है। कैसे समाप्त करती है, या इससे दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
यानी कहने का अर्थ है कि जो हम टॉपिक विनिमय को पढ़ा रहे हैं, विनिमय से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विनिमय क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करती है, उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। या फिर चौथा अगर क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम है कैसे। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं कि हम लोग को अब यहां पर जानना क्या है कि मुद्रा क्या है। पहले ये इसको जानते हैं कि मुद्रा क्या है, तब हम जानेंगे कि मुद्रा कैसे विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम बनती है तथा मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त कर देती है। क्योंकि जब अगर विनिमय की अगर बात किया जाए कि विनिमय में मुद्रा यदि मध्यवर्ती माध्यम बन जाएगी तो यह आवश्यकता का दोहरा सिद्धांत स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम विनिमय मुद्रा क्या है इसको देखते हैं। मुद्रा मूल्य के माप और विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्गम, ये अर्थशास्त्र के शब्द है, इसका मतलब होता है जारी करना। निर्गम करता हूं, निर्गम किया जाता है तथा सरकार विधिमान्यता प्रदान करती हो, विधिमान्यता प्रदान की हो। अब यहां पर देखिए कि मुद्रा को अगर डिफाइन किया गया तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा नंबर 1 कि मूल्य का माप है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो यह क्या है, विनिमय का माध्यम है। हम लोगों को प्रश्न क्या देखना है कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है। तो यहां पर अगर विनिमय मुद्रा को परिभाषित ही किया गया है तो नंबर 1 की अगर बात करें तो मुद्रा मूल्य के माप है, और दूसरे की यदि बात किया जाए तो दूसरा विनिमय का माध्यम है। इसके अंतर्गत मुद्रा के लिए क्या आवश्यक होता है, तो मुद्रा के लिए आवश्यक होता है कि वह किसी देश की मुद्रा के विषय में बात किया जा रहा है, जिस देश की मुद्रा के विषय में बात किया जा रहा है उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए तथा सरकार के द्वारा वह विधि मान्यता प्रदान किया गया होना चाहिए। अब सरकार क्या करती है, सरकार जो करेंसी नोट होते हैं, करेंसी नोट को विधि मान्यता प्रदान करती है। इसका एक उदाहरण मिलेगा और इससे भी बहुविकल्पी के प्रश्न बनेंगे, और इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया। अब इस विमुद्रीकरण के अंतर्गत क्या किया गया था, विमुद्रीकरण के अंतर्गत यह कहा गया कि जो प्रचलन में मुद्रा थी, यानी प्रचलन में जो मुद्रा थी 500 और 1000 की जो नोट थी वह प्रचलन में थी, वैध थी, क्योंकि सरकार उसे वैध मानती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने 8 नवंबर सन 2016 को विमुद्रीकरण करते हुए 500 तथा 1000 की नोटों को विधिमान्य अवैध घोषित कर दिया,
घोषित कर दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अगर सरकार विधि मान्यता जब तक से उसे विधि मान्य मान रही थी, यानी कि जब तक से उसे लीगल मान रही थी, तब तक तो 500 की नोट करेंसी वह बाजार में प्रचलन में थी। लेकिन जब सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण करते हुए 500 तथा 1000 की नोट को इलीगल मान लिया, उसे अवैध घोषित कर दिया, तो वह क्या हो गया, कागज के टुकड़े के बराबर हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर सरकार के द्वारा क्या होना चाहिए, जो मुद्रा, जो करेंसी की बात हो रही है, किसी देश की करेंसी की बात हो रही है, उस सरकार की, उस देश की सरकार के द्वारा विधि मान्यता प्रदान किया गया होना चाहिए। अगर दूसरी की बात किया जाए तो मुद्रा के विषय में दूसरी चीज है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, हम भारत के संबंध में बात करते हैं, भारत के संबंध में ही उदाहरण भी है और भारत के संबंध में ही बात करना है, इसीलिए हम लोग भारत के संबंध में ही बात करते हैं कि भारत में एक केंद्रीय बैंक है जो कि मुद्रा का निर्गमन करने का काम करती है, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में RBI कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब भारत में मुद्रा के निर्गमन का कार्य कौन करता है, तो RBI करती है। RBI की अगर स्थापना की बात किया जाए तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। जिस समय इसकी स्थापना किया गया था उस समय भारत सरकार नहीं थी, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही एक केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI का गठन किया गया। लेकिन भारत जब 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत ने क्या किया, 1 जुलाई 1949 ईस्वी को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया। RBI क्या करती है, RBI भारत में जितने भी करेंसी, यानी जितने भी नोट निकलते हैं, चाहे 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, सबको जारी करने का, यानी निर्गम करने का एकमात्र अधिकार किसका है, तो वह एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को है। इसलिए उन नोटों पर किसका सिग्नेचर होता है, किसका साइन होता है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का सिग्नेचर होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो यह RBI जारी नहीं करती है, बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और उस पर जिस प्रकार से RBI जिन नोटों को जारी करती है उस पर RBI के गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो हमारे अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को किया गया था। जिसका राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और भारत में जितनी भी करेंसी है, जितनी भी मुद्रा है, उसको जारी करने का एकमात्र अधिकार किसको है, तो RBI को है। तो हमारे ये मुद्रा के संबंध में कुछ बातें हुआ। इसके अतिरिक्त मुद्रा क्या होती है, मुद्रा स्वीकृत तथा सर्वग्राह्य होती है, सर्वग्राह्य होती है। इसीलिए मुद्रा को क्या कहा जाता है, तरल संपदा कहा जाता है, तरल
संपदा कहा जाता है, तरल संपदा कहा जाता है। मुद्रा जो केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे आरबीआई के द्वारा जो करेंसी यानी मुद्रा को जारी किया गया है तथा भारत सरकार के द्वारा जिसे विधिमान्य घोषित किया गया है, कोई भी व्यक्ति उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। हर देश की मुद्रा के संबंध में यही बात सत्य है कि कोई भी उस देश जो उस देश में रहता है, उस देश की सीमाओं के अंतर्गत रहता है, उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो करेंसी जारी किया जाता है और जिसको सरकार विधिमान्य घोषित की है, उसको वह क्या करेगी, वह लेने से इनकार नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से यह मुद्रा है। अब यहाँ पर मुद्रा मध्यवर्ती माध्यम कैसे बनती है, तो यहाँ से प्रश्न मिल सकता है कि मुद्रा क्या है और मुद्रा क्या है और मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे बन सकती है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समझने का प्रयास कीजिए और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ये मुद्रा हुआ। अब हम लोगों को देखना है कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे बनती है। या फिर कहें आवश्यकता के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त करती है। हम लोग अभी देखें कि विनिमय के अंतर्गत क्या हो रहा है। एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु की अदला बदली हो रहा है। और हम लोगों ने उदाहरण क्या देखा था कि जूता के बदले गेहूं, तथा दूसरे व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, गेहूं से वह जूता लेना चाहता हो, क्योंकि यहां पर क्या है, आवश्यकता समान होनी चाहिए, आवश्यकता समान होनी चाहिए। दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी विनिमय हो सकता है, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली काम कर सकती है, अन्यथा वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं काम कर सकती है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग होता है और जब यह संयोग घटित होता है यानी कि तभी जाकर के विनिमय किया जा सकता है। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो मुद्रा क्या करने लगी, मुद्रा इसका मध्यवर्ती माध्यम बन गई। कैसे मध्यवर्ती माध्यम बन गई, तो यहां पर देखिए कि जिस व्यक्ति को जूता बेचना चाहता है तथा गेहूं लेना चाहता है, वह क्या कर सकता है, वह अपने जूते को बाजार में मोल भाव करके वह जूते को बेच सकता है और उसके बदले में क्या कर सकता है, मुद्रा ले सकता है। क्योंकि मुद्रा क्या है, सर्वमान्य है, सर्वस्वीकृत है, सर्वग्राह्य है। कोई भी व्यक्ति उस मुद्रा को लेकर के सामान बेचने से मना नहीं कर सकता, या कहें कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने कानून बनाकर बाध्य किया है कि आप उस मुद्रा को लेने से मना नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए, वह जूता को मोल भाव करके बाजार में किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर सकता है, तथा बाजार से किसी भी व्यक्ति से मोल भाव करके वह मुद्रा से गेहूं खरीद सकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बन गया, यह मध्यवर्ती माध्यम बन गया, यह माध्यम बन गया, यानी कि विनिमय जो हो रहा है उसका माध्यम बन गया। और यह कैसा माध्यम बना, तो मध्यवर्ती माध्यम बन गया। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरे उदाहरण में क्या है, वह व्यक्ति गेहूं के बदले में जूता लेना चाहता है। वह क्या करेगा, बाजार में जाकर के अपने गेहूं को बेच देगा। कैसे, मोल भाव करके बेच देगा, तथा यह क्या करेगा, यह मुद्रा प्राप्त कर लेगा और मुद्रा से वह मोल भाव करके किसी भी व्यक्ति से, उसे अब वैसे व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता नहीं है जिसको गेहूं की आवश्यकता है, बल्कि वह क्या कर लेगा, वह डायरेक्ट अपनी गेहूं को किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है, तथा वह किसी भी व्यक्ति से जो जूता बेच रहा है उससे जूता खरीद सकता है। इस तरह से यहां पर क्या हो गई, मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम बन गई।
लेकिन यह क्या किया, आवश्यकता के दोहरे संयोग को भी मुद्रा क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब हमें क्या, किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश नहीं है जिसके साथ दो एक्सीडेंट हो, दो संयोग उत्पन्न होता हो, कि वह गेहूं बेचना भी चाहता हो और जूता खरीदना भी चाहता हो। क्योंकि पहले व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी, पहले व्यक्ति को आवश्यकता यह थी कि हमें विनिमय करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि गेहूं देना चाहता हो और नंबर 1 और जूता लेना चाहता हो। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, आवश्यकता का दोहरा संयोग कह रहे थे। और दोनों की आवश्यकता क्या है, यहां पर समान होनी चाहिए। दोनों की आवश्यकता क्या है, समान है। क्योंकि पहला व्यक्ति क्या चाहता है, जूते के बदले में गेहूं चाहता है, और दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, गेहूं के बदले में, पहला व्यक्ति क्या चाहता है, जूता के बदले में गेहूं चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, गेहूं के बदले में जूता चाहता है। यहां पर दोनों की जब आवश्यकता समान है तो यहां पर दोहरा संयोग उत्पन्न हो रहा है, और मुद्रा क्या कर रही है, मुद्रा इस दोहरे संयोग की संभावना को समाप्त कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा क्या करती है, आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर देती है। विनिमय प्रणाली लाया ही इसलिए गया था कि विनिमय प्रणाली इसलिए लाया गया था कि लोग अपनी आवश्यकता तथा उपयोगिता कि वस्तुओं की आपस में अदला बदली कर लेंगे। प्राचीन काल में जब विनिमय प्रणाली लाया गया था, यानी कि जिस समय मुद्रा नहीं थी, क्रय विक्रय नहीं होता था, उस समय जब विनिमय प्रणाली लाई गई थी, तो उस समय विनिमय प्रणाली इसीलिए ही लाया गया था कि जिस व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता और उपयोगिता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यकता और उपयोगिता योग्य वस्तुओं से अदला बदली कर ले, इसीलिए विनिमय प्रणाली लाया गया था। तो यह क्या है, मुद्रा अब क्या कर रही है, आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कई क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलता है कि मुद्रा क्या करती है, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त करती है। दूसरा नंबर कि मुद्रा का अन्य काम क्या है, कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम होती है, तथा यह भी हम लोग देख चुके हैं कि आवश्यकता के दोहरे संयोग क्या कहलाते हैं। अब हम लोगों को देखना है ऋण। अब हम लोगों को यह देखना है इस लेसन के अंतर्गत कि ऋण क्या होता है। हालांकि ऋण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऋण को समझना आवश्यक है। ऋण क्या है, ऋण को इसलिए समझना आवश्यक है कि जब हम लोग ऋण को समझ लेंगे तो लोग क्या करते हैं, अपनी विकास की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ऋण लेते हैं और ऋण के द्वारा अपनी विकास की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। तो हम लोगों को लेसन के अंतर्गत ऋण के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां पर ऋण दो प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और उसी चीज को इस लेसन के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ऋण क्या होता है। ऋण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उधार कहते हैं, से तात्पर्य एक सहमति से है, एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को वस्तु, धन या सेवा मुहैया कराता है तथा बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है।
अब यहाँ पर कर्ज क्या है, कर्ज का जो डिफिनीशन दिया गया है, किताब में दिया गया है, उसी के आधार पर कर्ज क्या है, एक उधार, यानी कि उधार से यह तात्पर्य क्या है, सहमति से है। यहाँ पर सहमति किस रूप में होती है कि साहूकार क्या करता है, वह वस्तु या धन या अथवा सेवा मुहैया कराता है और इस वादा से कराता है कि भविष्य में उसका जो कर्ज है उसे क्या किया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा। साख का मतलब क्या होता है, साख का मतलब होता है भुगतान, भुगतान करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, शौक कहते हैं। और इस लेसन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह क्या है, मुद्रा व साख। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि ऋण क्या है। तो यहां यह भी जान लें कि लोग ऋण क्यों लेते हैं। तो लोग ऋण इसलिए लेते हैं कि अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर सकें, यानी नंबर 1 आमदनी बढ़ाने के लिए, तथा नंबर 2 विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। कह सकते हैं कि जो लोग ऋण लेते हैं, तो ऋण क्यों लेते हैं, तो वह आमदनी बढ़ाने के लिए लेते हैं तथा अपनी विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लेते हैं। या अब यहाँ थोड़ा सा बैंक की कार्यविधियां, यानी कि बैंक कैसे कार्य करता है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, लोग जो आय करते हैं, यानी आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और आर्थिक गतिविधियों से कोई ना कोई आय प्राप्त करते हैं। संपूर्ण को खर्च नहीं करते हैं, कुछ का क्या करते हैं, बचत करते हैं। और जो लोग अपनी आय का कुछ बचत करते हैं उसे बैंक में क्या कर देते हैं, निक्षेप कर देते हैं, यानी इसको जमा कर देते हैं, निक्षेप कर देते हैं। तथा बैंक क्या करता है कि इस निक्षेप की गई राशि पर ब्याज देता है। लेकिन जो व्यक्ति बैंक में धन का निक्षेप करता है, यानी कि मुद्रा का निक्षेप करता है, उसकी मांग पर वह क्या करता है, बैंक उसे वापस करता है। इसीलिए इसे मांग जमा भी कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। अब यहां पर मांग जमा जो होता है, मांग जमा पर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि बैंक रोज के कार्यों को पूर्ण करने के लिए या मांग जमा को वापस करने के लिए कितना, भारत में 15%, यानी कि पूरी जमा राशि का केवल 15% बैंक में रखते हैं और शेष को क्या कर देते हैं, शेष को ऋण के रूप में बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं, इसलिए बांटते हैं कि जो निक्षेप किया गया राशि है उस पर ब्याज देते हैं, वह कम ब्याज देते हैं, तथा जो ऋण है उस पर ज्यादा ब्याज लेते हैं। और इस तरह से बैंक को क्या होता है, यानी कि यहां दे क्या रहे हैं, तो कम ब्याज दे रहे हैं और ले कितना रहे, ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। और इस तरह से बैंक को क्या होता है, लाभ होता है। और इसीलिए बैंक क्या करता है, बैंक ऋण देता है। लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए या फिर विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोन लेते हैं, या कह सकते हैं कि ऋण लेते हैं। इसको इंग्लिश में लोन कहा जाता है। अब यहां पर लोन जो दिया जा रहा है, यानी कि जो ऋण दिया जा रहा है, तो स्रोत के आधार पर जहां से ऋण मिल सकता है, स्रोत के आधार पर ऋण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक। इस लेसन के अंतर्गत यही इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक ऋण क्या होता है,
अनौपचारिक ऋण क्या होता है। या फिर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में अंतर बताइए। और यही कारण है कि यहाँ पर ऋण क्या है हम लोग देख रहे हैं। तो जो ऋण देने का स्रोत है या ऋण का स्रोत है, ऋण का स्रोत, ऋण के स्रोत के आधार पर ऋण दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण तथा दूसरा होता है अनौपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण किसको कहते हैं? जो ऋण बैंक द्वारा या सहकारी समिति के द्वारा दिया जाता है, उसे औपचारिक ऋण कहा जाता है। लेकिन अनौपचारिक ऋण किसको कहते हैं? तो अनौपचारिक ऋण साहूकार, मित्र, रिश्तेदार, मालिक या नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है, नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है, उसे औपचारिक ऋण कहा जाता है। यानी अनौपचारिक ऋण किसको कहते हैं? जो ऋण बैंक या सहकारी समिति के द्वारा दिया जाता है, उस ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। तथा अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं? तो जो ऋण साहूकार द्वारा, मित्र या दोस्त द्वारा, रिश्तेदार द्वारा, मालिक द्वारा, नियोक्ता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऋण दिया जाता है, उसे हम लोग अनौपचारिक ऋण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में अंतर क्या है। तो अंतर को भी देख लेते हैं। यानी यहां पर औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में अंतर। अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 1, तो औपचारिक ऋण, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया, औपचारिक ऋण बैंक या सहकारी समिति के द्वारा दिया जाता है, समितियों के द्वारा दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक ऋण साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। यानी यह पहला अंतर है औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत। औपचारिक ऋण जो होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? या तो बैंक देगा या सहकारी समिति देती है। लेकिन जो अनौपचारिक ऋण होता है वह कौन देता है? साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है कि जो औपचारिक ऋण होता है, औपचारिक ऋण होता है
वह रिजर्व बैंक, यानी कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई लिख देते हैं, आरबीआई के देख रेख में दिया जाता है, जबकि अगर अनौपचारिक ऋण की बात करें, जबकि अनौपचारिक ऋण की देख रेख किसी संस्था के द्वारा नहीं किया जाता है, किसी संस्था के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर तीसरे अंतर की बात करें, तीसरा अंतर यह है कि औपचारिक ऋण पर ब्याज दरें कम होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों की आय बढ़ाना तथा विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक ऋण का उद्देश्य धन लाभ कमाना होता है। अगर चौथे अंतर की बात करें, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत, तो चौथा क्या होता है? तो चौथे के अंतर्गत औपचारिक ऋण कम ब्याज होने के कारण कर्जदार वापस करने में समर्थ होता है। परंतु अनौपचारिक ऋण ऊंची ब्याज दर होने के कारण कर्जदार वापस करने में समर्थ नहीं होता है। और कभी-कभी ऋण जाल में फंस जाता है। पांचवा अंतर क्या होगा? तो अगर पांचवें अंतर की बात करें, पांचवा अंतर इसका ये होगा कि हाँ, औपचारिक
ऋण के लिए प्रत्याभूति या ऋणाधार का होना आवश्यक है, या प्रत्याभूति या ऋणाधार की मांग किया जाता है, होना आवश्यक है, जबकि अनौपचारिक ऋण लोगों के आपसी संबंध के आधार पर प्राप्त होता है। लास्ट अगर अंतर की बात करें तो लास्ट क्या अंतर होता है कि औपचारिक ऋण के अंतर्गत, लास्ट यानी छठवां, औपचारिक ऋण के अंतर्गत ऋण भुगतान का तरीका निश्चित होता है, लेकिन जबकि अनौपचारिक ऋण नाजायज तरीके से वसूल किया जाता है। तो यह क्या है? यह है औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत अंतर। इसके अंतर्गत एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि ऋण की शर्तें क्या हो सकती हैं। अभी हमने कहा, अभी नाम लिया ऋणाधार, तो चूंकि हम अंतर बता रहे थे इसीलिए उसको बताने की कोशिश नहीं किए कि ऋणाधार या प्रत्याभूति क्या होती है। ऋणाधार या प्रत्याभूति, जो बैंक ऋण देते हैं, अभी हमने बताया कि जो औपचारिक ऋण होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है, या तो बैंक देता है या सहकारी समितियां देती हैं, और इसके लिए वे बैंक या बैंक क्या करता है, ऋणाधार मांग सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याभूति कहते हैं, या किसी चीज को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिरवी कहते हैं। ऋणाधार का कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे इमारत की बात करें, पूंजी की बात करें, गाड़ी की बात करें आदि। यह क्या हो सकता है, ऋणाधार हो सकता है। तो पुनः प्रश्न उठता है कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं। तो ऋण, ये बहुविकल्पी के अंतर्गत इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन बन सकता है कि ऋण की शर्तें निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन नहीं है। सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में बन सकता है। तो अगर ऋण की शर्तों की बात करें तो ऋण की शर्त क्या होता है, ब्याज। यानी ऋण के साथ यह शर्त होता है कि जो ऋण दिया गया है, उधार के तौर पर जो धन दिया गया है, उस पर क्या प्राप्त होगा, ब्याज होगा। दूसरा, समर्थक ऋणाधार। इसी चीज को हम अभी बताएं कि इसको क्या कहते हैं, प्रत्याभूति कहते हैं या गिरवी कहते हैं। और यह किस रूप में हो सकता है, तो इमारत भी हो सकता है, पूंजी भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, पशु भी हो सकते हैं। जो भी ऋणदाता है वह ऋणदाता के संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रत्याभूति को किस रूप में स्वीकार करता है। तथा अगर तीसरी शर्त की, यह पहली शर्त है, यह दूसरी शर्त है, अगर तीसरी शर्त की बात करें तो
ये तीसरी शर्त क्या है, तो आवश्यक कागजात, आवश्यक कागजात तीसरी शर्त है। अब आवश्यक कागजात के मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, इमारत को कैसे गिरवी रखा जाएगा, तो उसके आवश्यक जो कागजात हैं, जो मालिकाना हक जो है, जिस कागज से वह मालिकाना हक इमारत पर बनता है, उस कागज को बैंक में निक्षेप कर दिया जाता है और यह क्या बन जाता है, यह ऋण की शर्तें बन जाता है, यह ऋण की शर्तें बन जाता है। और वह भी क्या है, ऋण की शर्त है, और उसके कागज यानी इमारत की कागज, चाहे कोई पूंजी है तो पूंजी की कागज, चाहे गाड़ी है तो गाड़ी की कागज, उसको देने पर उसको क्या हो सकता है, वह प्रत्याभूति के रूप में काम करता है तथा उसके आधार पर बैंक क्या करता है, ऋण देता है। और चौथा शर्त क्या हो सकता है, भुगतान का तरीका, भुगतान का तरीका। तो इस तरह से यह क्या है, ऋण की शर्तें हैं। अभी हमने बताया कि ऋण दिया क्यों जाता है या ऋण लिया क्यों जाता है। तो नंबर 1, ऋण का उद्देश्य है आमदनी बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना। इससे क्या होता है कि कभी कभी लोग ऋण लेकर के, जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, अब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत से किसान क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। किसके लिए ऋण लेते हैं, तो उर्वरक के लिए ऋण लेते हैं, बीज के लिए लेते हैं, सिंचाई के लिए, तमाम तरह के कार्यों के लिए वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। और उससे जब फसल हो जाता है तो फसल होने के बाद वह फसल को बेच करके ऋण को क्या करते हैं, भुगतान कर देते हैं। तो इससे वो क्या करना चाहते हैं, वे आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। प्रत्येक स्थिति में ऋण आमदनी को बढ़ाने वाला ही नहीं होगा, बल्कि वह क्या हो सकता है, वह उसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है कि कभी कभी ऋण व्यक्ति को कर्ज जाल में फंसा देता है, फंसा देता है। कब फंसा देता है, सपोज कीजिए कि कोई ग्रामीण सेक्टर में कोई किसान है जो ऋण लेता है, किसके लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए, तथा जैसे कि बीज खरीदना हो, चाहे सिंचाई के लिए, चाहे जुताई बुआई के लिए, या कोई कृषि यंत्र खरीदने के लिए, या फिर उर्वरक के लिए, किसी भी कार्य के लिए ऋण लेता है और ऋण लेकर के फसल लगाता है। लेकिन फसल क्या हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। किसी भी कारण से हो सकता है, प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है, प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो सकता है, फसल बर्बाद हो सकता है। जैसे सूखा की बात किया जाए, बाढ़ की बात किया जाए, पाला की बात किया जाए। और इससे जब फसल बर्बाद हो जाता है तो वह क्या हो सकता है, वह ऋण के जाल में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, क्योंकि अब उसका जो ऋण भुगतान की क्षमता है, यानी कि साख है, वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या होता है, यह ऋण से संबंधित ये नुकसान है और ये लाभ है। ये कह सकते हैं कि ये लाभ है कि उससे आमदनी को लोग बढ़ाने के लिए ऋण लेते हैं। लेकिन इसकी नुकसान क्या है, इसकी हानि क्या है कि ऋण कभी कभी व्यक्ति को कर्ज के जाल में फंसा देता है, जिससे उनकी आय क्या हो जाती है, आय घट जाती है और उसका जीवन स्तर भी निम्न कोटि का हो जाता है। ऋण से ही बहुविकल्पी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन बनता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण, जिसकी हमने अभी चर्चा किया। दोनों में अंतर देखा गया, किसको औपचारिक ऋण कहते हैं और किसको अनौपचारिक ऋण कहते हैं। अगर आज हम बात करें ग्रामीण परिवारों की, ग्रामीण परिवारों की ऋण जरूरत का
50%। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रामीण परिवार की ऋण जरूरत का 50% कौन पूरा करता है, तो औपचारिक स्रोत करते हैं। जबकि 50% कौन कर रहा है, अनौपचारिक स्रोत कर रहा है। लेकिन नाम क्या है, ग्रामीण परिवार की ऋण जरूरत। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों की जो ऋण जरूरत है, गरीब, ये शहरी क्षेत्र की बात हो रहा है। शहरी क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, उनके ऋण जरूरत का 85% कौन पूरा कर रहा है, तो औपचारिक स्रोत से पूरा होते हैं। लेकिन अगर 15% कौन पूरा कर रहा है, तो अनौपचारिक स्रोत पूरा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार की ऋण जरूरत है और उसका जो 85% है, वह 85% किससे पूर्ण होता है, तो औपचारिक स्रोत से पूरा होता है। जबकि शेष जो 15% ऋण है, वह किससे प्राप्त होता है, तो वह अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि शहरी क्षेत्र के अमीर परिवार की बात करें, तो अमीर परिवार की ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत, 90% कौन पूरा करता है, औपचारिक स्रोत पूरा करते हैं 90%। जबकि 10% कौन पूरा करता है, अनौपचारिक स्रोत पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा कि पहला चीज क्या है कि ग्रामीण परिवार का ऋण जरूरत का 50% कौन पूरा कर रहा है, तो औपचारिक स्रोत कर रहे हैं। जबकि अनौपचारिक स्रोत कितने ऋण जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो 50% अनौपचारिक स्रोत भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में जो परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों के पास ऋणाधार नहीं होता है। और यही कारण है कि जो बैंक हैं, जो औपचारिक स्रोत हैं ऋण का, वह बैंक क्या करता है, ऋणाधार न होने के कारण ग्रामीण परिवार को ऋण नहीं देता है। ये ऋण जरूरत यानी कि 50% जो ऋण जरूरत तो पूरा कर रहा है, 50% कौन कर रहा है, तो अनौपचारिक स्रोत कर रहे हैं। इन अनौपचारिक स्रोत में जैसा कि हमने अभी कहा कि वह कौन हो सकता है, साहूकार हो सकते हैं, व्यापारी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, नियोक्ता हो सकता है, मालिक हो सकता है या फिर दोस्त हो सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जो कि बैंक से क्या है, अलग है। जबकि यहां पर देखिए शहरी क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार की ऋण जरूरतों का, अब शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार की मैं बात कर रहा हूं, तो कि शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार की ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत, 85% कौन पूरा कर रहा है, तो औपचारिक स्रोत पूरा कर रहे हैं। जबकि 15% कौन पूरा कर रहा है, तो 15% अनौपचारिक स्रोत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अमीर परिवार की ऋण जरूरतों की बात करें तो वह कौन पूरा कर रहा है, 90% औपचारिक स्रोत पूरा कर रहे हैं। जबकि 10% कौन पूरा कर रहा है, अनौपचारिक स्रोत पूरा कर रहे हैं। इससे केवल और केवल बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। अब यहाँ पर हम लोग हालांकि इसको एक ही बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन हम थोड़े से में डिस्कशन कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बताइए।
कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। हमने चर्चा इस पर कुछ किए हैं कि भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय कौन बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में है। लेकिन मुंबई से पहले, यानी कि जिस समय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, उस समय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, कोलकाता में था। और इसे 1937 ईस्वी में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। इसके अंतर्गत एक दो चीजें और हम लोग जान लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो इसके अगर कार्य की बात करें तो रिजर्व बैंक का पहला काम है, इसको रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य है देश के वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण व प्रबंधन करना। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ पढ़ रहे थे पीछे के जो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम इससे पहले कुछ पढ़ रहे थे कि भारत में रिजर्व बैंक क्या करता है? करेंसी यानी कि मुद्रा निर्गम करने का अधिकार किसको है? तो रिजर्व बैंक को है। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक के कार्य के अंतर्गत यह आ जाएगा कि रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन का कार्य करती है। तीसरे कार्य की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करती है। चौथे की यदि बात करें तो रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का विनिमय का काम करती है। विनिमय, यहाँ पर विदेशी मुद्रा के विनिमय से क्या मतलब है? जैसे डॉलर के बदले रुपया, ये डॉलर के बदले में रुपया, चाहे हम कोई भी विदेशी मुद्रा है तो विदेशी मुद्रा को हम भारतीय मुद्रा में जब तक से परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक से वह भारत में प्रचलन में नहीं आ सकता है। डॉलर भारत में कोई बाजार में डॉलर से कोई भी वस्तु आप नहीं खरीद सकते हैं जब तक से आप उसको रुपया में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रुपया भारत सरकार के द्वारा क्या है? भारत सरकार के द्वारा विधिमान्य है। और यही कारण है कि जो रिजर्व बैंक है वह रिजर्व बैंक क्या काम करता है? विनिमय का, यानी कि विदेशी मुद्रा के विनिमय का कार्य करता है। अगर पांचवें कार्य की बात करें तो पांचवें कार्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंकर के रूप में
के रूप में कार्य करता है। छठवें कार्य की बात करें, छठवें कार्य जो है, रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों पर विनियमन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करता है। सातवें कार्य की बात करें तो सातवें कार्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक समय समय पर ब्याज की दरें तय करता है। यानी यह 7 कार्य से आपका काम चल जाएगा। हालांकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन एक बार यह पूछा है कि रिजर्व बैंक का, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बताइए। तो हमने भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में जो भी सामान्य जो चीज़ें होती हैं कि इसकी स्थापना की बात क्या करें तो इसका स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन किया गया था। इसके मुख्यालय के विषय में भी हमने चर्चा किया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अब इस लेसन के अंतर्गत एक टॉपिक रह जाता है और वह है, अभी हमने कहा कि जो औपचारिक ऋण होता है वह औपचारिक ऋण 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, या तो बैंक देता है या सहकारी समितियां देती हैं। अब स्वयं सहायता समूह क्या है, यहाँ पर सहकारी समितियां क्या होती हैं? तो अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह का, स्वयं सहायता समूह, अब स्वयं सहायता समूह क्या है? तो ऐसा स्वैच्छिक समूह जो समरूप लोगों से गठित होता है। ये देखिए, ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वह क्या होते हैं? स्वैच्छिक होते हैं। आज यदि हम बात करें तो ग्रामीण विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विकास में, जो गरीब लोग हैं उसमें जो स्वयं सहायता समूह हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका गठन कैसे होता है? तो समरूप लोगों के द्वारा जो एक समूह का गठन किया जाता है और यह समूह क्या होता है? स्वैच्छिक होता है। लोग क्या करते हैं? लोग स्वयं सहायता समूह में संगठित हो सकते हैं और जो अपनी आय होता है, आय का कुछ बचत इस स्वयं सहायता समूह में जमा करते रहते हैं। यदि यह स्वयं सहायता समूह में लगातार पैसा जमा करते रहते हैं तो यह स्वयं सहायता समूह उन लोगों को जो इनके सदस्य हैं, उन लोगों की जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। यानी कि आवश्यकता यदि ऋण की है तो वह ऋण की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। और इस जो स्वयं सहायता समूह है, मैक्सिमम टाइम वे लोग स्वयं सहायता समूह में संगठित होते हैं जो कि ऋणाधार, अभी हमने बताया कि बैंक क्या करता है? ऋण देता है तो ऋणाधार मांगता है। तो अगर जिन व्यक्तियों के पास ऋणाधार नहीं है, यानी कि प्रत्याभूति नहीं है या गिरवी नहीं है,
गिरवी नहीं है, गिरवी कुछ भी रखने के लिए नहीं है, तो क्या उन्हें ऋण नहीं मिलेगा? तो इसके लिए एक रास्ता है, एक सिस्टम है कि वह क्या करें, स्वयं सहायता समूहों में संगठित हो जाएं और स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर के वे लोग अपनी बचत की कुछ राशि इस स्वयं सहायता समूह में जमा करें तथा स्वयं सहायता समूह उन लोगों की आवश्यकता यानी कि ऋण आवश्यकता को बिना किसी ऋणाधार का उसे ऋण दे करके करता है। अगर एक आदर्श स्वयं सहायता समूह की बात किया जाए तो एक आदर्श स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 15 से 20 सदस्य होते हैं। अगर यह स्वयं सहायता समूह 2 वर्ष तक नियमित रूप से बचत करता है तो बिना किसी ऋणाधार का वह बैंक से ऋण ले सकता है। यहाँ पर यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं सहायता के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण लेता है और वह ऋण का भुगतान करने में असफल हो जाता है, यानी बैंक को ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसके प्रति जिम्मेदार कौन होता है? स्वयं सहायता समूह जिम्मेदार होती है, यानी कि बैंक को उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान अब कौन करेगा? स्वयं सहायता समूह करती हैं। अब यहाँ पर स्वयं सहायता जो समूह होती हैं, स्वयं सहायता समूह जो अपने सदस्यों के विषय में निर्णय लेने की बात किया जाए, चाहे स्वयं सहायता समूह के नियम के विषय में बात किया जाए, वह सारे निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। जो भी उनके नियम संचालन के संबंध में, प्रबंधन के संबंध में जो भी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह निर्णय स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस तरह से यह क्या है? स्वयं सहायता समूह है। आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जो महिलाएं हैं, ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, जो क्या करना चाहती हैं? हथकरघा उद्योग लगाना चाहती हैं, कुटीर उद्योग लगाना चाहती हैं, जैसे कि पापड़ बनाना चाहती हैं, अचार बनाना चाहती हैं। तो उसके लिए उनके पास हो सकता है कि धन ना हो, उसके लिए उनके पास मुद्रा ना हो, तो क्या हो सकता है कि कुछ महिलाएं मिलकर के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर रही हैं और जो अपनी बचत है, बचत का कुछ हिस्सा उस स्वयं सहायता समूह में लगा रही हैं, जमा कर रही हैं और उसके आधार पर वहां पर महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं जो पैसे का जमा कर रही हैं उसके आधार पर या तो ऋण लेती हैं या सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह में संगठित हो करके वह कुटीर उद्योग या हथकरघा उद्योग या विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करती हैं और इस तरह से हमारे ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह क्या कर रहा है? अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके माध्यम से यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं क्या हो रही हैं? स्वावलंबी बन रही हैं। क्यों स्वावलंबी बन रही है? क्योंकि यह स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर के और अपनी बचत का कुछ पैसा जमा करके वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रहा है, तथा उनका सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। या इसके अंतर्गत एक दूसरे प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, जिनके पास ऋणाधार नहीं है, यानी कि प्रत्याभूति नहीं है, गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु नहीं है, उनके लिए ऋण उपलब्ध कराकर उनके लिए सामाजिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो यह है स्वयं सहायता समूह।
और इस तरह से यह लेसन क्या होता है, यह लेसन समाप्त होता है। तो इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों को केवल और केवल क्या जानना था कि विनिमय क्या है, आवश्यकता के दोहरा संयोग किसे कहते हैं, मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है, तथा इसके अंतर्गत यह भी होता है कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त करती है, तथा इसके अंतर्गत औपचारिक ऋण क्या है, अनौपचारिक ऋण क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में अंतर, तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, और लास्ट में क्या आते हैं, स्वयं सहायता समूह। और इन सारे टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस पार्ट्स के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, नोट्स दे देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।